हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया टॉपिक को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम अराउंड 50 एमसीक्यूज इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। तो इसका टेबल ऑफ कंटेंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम हिमालयाज डिस्कस करेंगे, देन नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड इंडियन आइलैंड्स। तो इस ऑर्डर में हम चीज़ों को कवर करेंगे अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स जो क्लैरिटी क्रिएट करेंगी ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हिमालयाज। तो हिमालयाज के बारे में डिस्कस करते हैं। The first question is, which is the most continuous range of Himalayas containing the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters? Correct answer for this question will be option number C, यानी कि हिमाद्री। तो हिमाद्री हिमालयास की वो रेंज है जो कंटेन करती है वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स को, और इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 6,000 मीटर्स होती है, और लॉफ्टीएस्ट पीक्स को ये कंटेन करती है, हाईएस्ट पीक्स को कंटेन करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि यहाँ पे रिवर्स लाइक डाइसेक्शन नहीं होता है, कंटिन्यूस रेंज होती है हमारी हिमाद्री। So, most continuous range Himadri is also known as Greater Himalayas, forms the most continuous and unbroken mountain range of the Himalayan system. It contains the world's highest peaks including Mount Everest, Kanchenjunga and Nanga Parbat with an average elevation of around 6,000 meters, जो आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो हिमालयाज़ के ही अदर पार्ट है हिमाचल, शिवालिक एंड हिमाद्री। इसके अलावा जो हम इनको तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पूर्वांचल हिमालयस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व मतलब होता है ईस्ट, तो पूर्वांचल हिमालयास एक ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालयास का, ये आपको ध्यान में रखना है। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास जो कंटेन करता है 3 हिल्स को। ये हिल्स छोटी हैं, पूर्वांचल हिमालयास में जो प्रेजेंट हैं ये छोटी हैं, डिसकंटिन्यूस हैं कंपेयर टू हिमाद्री। तो बेसिकली अगर हम पूर्वांचल हिमालयास की बात करें तो ये 3 इंपॉर्टेंट हिल्स को कवर करता है, जो है पटकाई हिल्स, मीज़ो हिल्स एंड नागा हिल्स। तो मैं हमेशा इसे पीएम नरेंद्र मोदी करके याद करवाती हूँ। पी मीन्स पटकाई हिल्स, एम मीन्स मीज़ो हिल्स एंड एन मीन्स नागा हिल्स। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब अदर ऑप्शंस को हम इस मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास क्या होते हैं? ट्रांस हिमालयास हिमालयास की वो रेंज है जो लाई करती है ग्रेटर हिमालयास के बीच में, और ऊपर क्या है, टिबेटन प्लेटो के बीच में। तो टिबेटन प्लेटो और जो हमारा ग्रेटर हिमालयास है उसके बीच में जो लाई करते हैं हिमालयाज, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज को हम कह सकते हैं दे आर द हिमालयाज बियॉन्ड हिमालयाज, ये भी इनका एक निक नेम है। इसके अलावा हमारे ग्रेटर हिमालयाज हो गए जो हमने डिस्कस किया, हिमाद्री कहते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डिसकंटिन्यूस हाईएस्ट पीक्स ये कंटेन करता है। फिर हमारे लेसर हिमालयाज आते हैं जिनको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, और फिर आते हैं हमारे शिवालिक्स जो सबसे छोटे हिमालयाज होते हैं। तो ये डिवीज़न है हमारे हिमालयाज़ का लैटिट्यूडनल वाइज, जो आपको ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड एज द लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़। तो इन सभी डिविजन्स के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हिमालयाज़ का कि ये हिमालयाज़ की रेंज होती हैं। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंगेस्ट एंड द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन सिस्टम इन इंडिया इज। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालयाज। तो हिमालयाज इंडिया के यंगेस्ट और लोफ्टीएस्ट माउंटेन सिस्टम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है हमारे हिमालयाज। द हिमालयाज आर द जियोलॉजिकली द यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम इन इंडिया, फॉर्म ड्यू टू द ऑन गोइंग कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तब हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। दे कंटेन द हाइस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा, मेकिंग देम द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड।
इसके अलावा अगर हम बात करें अरावलीज़ की, तो अरावलीज़ हमारी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया की। ये आपको ध्यान में रखना है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, इंडिया के अलावा वर्ल्ड की भी। विंध्या की बात करें तो विंध्या क्या है, ब्लॉक माउंटेन रेंज है, और सतपुरा भी एक ब्लॉक माउंटेन रेंज है जो आपको ध्यान में रखना है। हिमालयाज़ हो गए यंग फोल्ड माउंटेन रेंज, और इंडिया के यंगेस्ट माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयाज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दून्स। तो लेसर हिमालयाज को हमने देखा था मैप में, और शिवालिक्स को भी देखा था। उनके बीच में जो वैलीज लाई करती हैं, हम इनको दून्स के नाम से जानते हैं। दून्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालयाज, यानी कि हिमाचल, मैंने आपको बताया था लेसर हिमालयाज को हिमाचल कहते हैं, एंड द शिवालिक जिनको हम आउटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम इनके फीचर्स की बात करें तो हमारे जो लेसर हिमालयाज होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो होती है 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स तक का हमारे लेसर हिमालयाज की हाइट होती है। और शिवालिक्स तो इससे भी नीचे आते हैं, तो 600 से लेकर अराउंड 1500 मीटर्स तक की हमारी लेसर हिमालयाज की हाइट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर इनको हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, दे आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड द रिवर डिपोजिशन रिजल्टिंग इन द फ्लैट फ्लोट फर्टाइल वैलीज। तो इसको हम इस फिगर के थ्रू देखेंगे। देखिए ये हमारे लेसर हिमालयाज हैं, और लेसर हिमालयाज किसके बने होते हैं, लाइमस्टोन डिपॉजिट इनमें बेसिकली देखा जाता है। और ये हमारे शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स तक के होते हैं, जबकि शिवालिक्स हमारे 600 से लेकर 1500 मीटर्स तक के होती है इनकी हाइट। तो इनके बीच में जो ये फर्टाइल लैंड बना, इसको हम दून के नाम से जानते हैं। दून्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, देखिए देहरादून एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दून का, देहरादून, पाटली दून एंड कोटली दून, पाटली एंड कोटली। तो ये दून्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हिमालयस वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट तो मैंने आपको बताया ही था, तो इसका कंप्लीट नेम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So basically the Himalayas were formed due to the northward movement of Indo-Australian plate collided with the Eurasian plate. Folding of sediments, so this collision led to the compression and folding of Tethys Sea sediments, giving rise to the Himalayan fold of Himalayas. तो बेसिकली जो Tethys Sea था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है और अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो Tethys Sea के जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हो चुके थे, और इसके फोल्ड होने की वजह से ही हमारे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम पैंजिया कहते थे। पैंजिया के ही दो पार्ट थे, एक था गोंडवाना लैंड और एक था लॉरेशिया। इसमें ही जो हमारा गोंडवाना लैंड था, इसमें इसका पार्ट था इंडिया। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। इसको हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली तेथिस सी की बात हुई तो तेथिस से डिस्कस कर लेते हैं। तेथिस सी, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो पैंजिया के 2 पार्ट्स बाद में बन गए थे, उसके बीच में तेथिस सी लाई करता था। तेथिस सी जो बेसिकली था, ये जब टकराया, इसका कोलिजन हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के साथ, तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो कॉम्प्रेस हो गए, और जिसने हिमालयाज़ को और ट्रांस हिमालयन रेंज जो हिमालय की है इसको फॉर्म किया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द हिमालयाज आर डिवाइडेड बाय रिवर वैलीज। व्हाट आर द हिमालयाज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर कॉल्ड। तो सतलज और काली रिवर के बीच के जो हिमालयाज हैं उनको हम कुमाऊं हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए सही आंसर हो जाएगा। द हिमालयाज आर रीजनली डिवाइडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बाय मेजर रिवर्स वैली सच एज इंदस, सतलज, काली, तीस्ता एंड दिहांग। तो ये रिवर्स डाइसेक्ट करती हैं हमारे हिमालयाज़ को, और इनके बीच में हमने डिफरेंट नाम दिए हैं हिमालयाज़ को, जो अभी आगे मैप में डिस्कस करेंगे। सतलज काली का जो स्ट्रेच है, द हिमालयन लाइंग बिटवीन सतलज और काले रिवर, इसको हम कुमाऊं हिमालयाज़ कहते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन इनकी उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड के एरियाज़ में ये कुमाऊं हिमालयाज़ पाए जाते हैं।
सो बेसिकली ये है हमारा मैप। देखिए सबसे पहले इंडस रिवर से ये स्टार्ट होता है। इंडस और सतलज के बीच के हिमालयाज़ को हम पंजाब हिमालयाज़ कहते हैं। सतलज और काली के बीच के हिमालयाज़ को हम कुमाऊँ हिमालयाज़ कहते हैं। काली और तीस्ता के बीच के हिमालयाज़ को नेपाल हिमालयाज़, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच के हिमालयाज़ को असम हिमालयाज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवीजन है, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए ये आपको लर्न कर लेनी है बेसिकली। तो चलिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर हिमालयाज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके अलावा ग्रेटर हिमालयाज़ को हम हिमाद्री कहते हैं। इसे अबोर्ड ऑफ स्नो के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द लोफ्टीएस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूस हिमालयन रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स तक के हिमालयाज़ के जो माउंटेन पीक्स हैं वो इस रेंज में ही पाई जाती हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था, अगर आपको पूछा जाए कभी कि जो हमारे लेसर हिमालयाज़ हैं इनका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम, तो इसका अदर नेम क्या है? हिमाचल, जो हमने डिस्कस किया था। और शिवालिक्स का पूछा जाए अदर नेम तो आउटर हिमालयाज इन्हें कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो हिमालय है इसमें वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पास कनेक्ट्स इंडिया विद तिब्बत इन हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिपकिला पास। तो शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश को और तिब्बत को जोड़ता है एक तरीके से। पासेस क्या होते हैं? पासेस हिमालयाज या फिर हम कह सकते हैं माउंटेन्स में पाए जाने वाले नेचुरल गैप्स होते हैं, जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक जोड़ते हैं। क्योंकि माउंटेन्स में ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसके बीच में जो नेचुरल पॉइंट्स बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं, उनको हम पासेस कहते हैं। ये बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटी या फिर इरोजन ऑफ बाय रिवर्स एंड हम ग्लेशियर्स कह सकते हैं, इनकी वजह से बने हुए होते हैं। सो जियोग्राफिकल लोकेशन शिपकिला पास इज सिचुएटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द इंडो टिबेट बॉर्डर, यानी इंडिया चाइना बॉर्डर पे ये है। इट हैज़ हिस्टोरिकली सर्व्ड एज अ ट्रेड ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, पर्टिकुलरली अलॉन्ग सतलज वैली, यानी कि ट्रेड के लिए पहले जाना जाता था ये पास, शिपकिला पास। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये बेसिकली एक पास की यहाँ पे पिक्चर दी गई है। पासेस माउंटेन्स के बीच में पाए जाते हैं, नेचुरल हम कह सकते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ते हैं। इनको हम दर्रे कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हिमालयन रेंज इज नोन फॉर डीप रिवर वैलीज एंड टेरेस्ड फार्मिंग? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल। तो हिमाचल में बेसिकली यहाँ पे क्या पाया जाता है? डीप रिवर वैलीज पाई जाती हैं और टेरेस्ड फार्मिंग। टेरेस्ड फार्मिंग किसे कहते हैं? टेरेस मतलब एक तरीके से सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों की तरह पे यहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पे फार्मिंग करना ईजी नहीं होता है, तो हम माउंटेन को ही कट करके ऐसी सीढ़ियाँ टाइप की बना देते हैं, जिसको हम टेरेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। So the Himachal or the Lesser Himalayas are highly dissected by rivers, resulting in deep, narrow valleys. Due to steep slopes and moderate elevations, this region is well known for terraced agriculture. Especially Himachal Pradesh और उत्तराखंड में ऐसी फार्मिंग पाई जाती है, टेरेस फार्मिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। And the next question is, which peak is the second highest peak entirely within India? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कामेट। तो कामेट इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जो बिल्कुल इंडिया में ही लाई करती है। फर्स्ट है हमारी नंदा देवी, जो इंडिया की अपनी टेरिटरी में लाई करती है। इसके अलावा जो K2 है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारे POK वाले रीजन में लाई करता है। एंड अगर हम बात करें एंटायरली विद इन इंडिया, ये CHSL ने पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर सी था, दैट वाज कामेट। कामेट पीक, इसकी हाइट है 7756 मीटर्स, लाइज कम्प्लीटली विद इन उत्तराखंड इंडिया, मेकिंग इट द एलिजिबल अंडर द क्वेश्चंस कंडीशन, यानी कि सेकेंड हाइस्ट पीक एंटायरली विद इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स की बात करें, अगर हम वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक की बात करें, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में एक तरीके से सिचुएटेड है। अगर माउंटेन रेंज की बात करें, हिमालयाज़ में ही आता है। इसे नेपाल में सागर मथा के नाम से जानते हैं। सागर मथा कहाँ जानते हैं? नेपाल में। और इसे हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में इसे हम जानते हैं
चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा इन तिब्बत। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आता है हमारा K2, जिसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और K2 का एक और नाम है सैवेज माउंटेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे पीओके वाले पार्ट में सिचुएटेड है। कंचनजंगा वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में सिचुएटेड है। इसे 5 ट्रेजरर्स ऑफ स्नो कहा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन पास कनेक्ट्स लद्दाख विद द कश्मीर वैली। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोजिला पास। So option number A will be the correct answer for this question. Zojila Pass lies in the Great Himalayas, Himadri range, at the elevation of around 6528 meters. It connects Srinagar यानी कश्मीर वैली with लेह लद्दाख थ्रू श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो शिपकिला पास तो हमने डिस्कस किया था, इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत। इसके अलावा अगर हम बात करें नाथुला पास की, तो नाथुला पास ये सिक्किम में लोकेटेड है और ये कनेक्ट करता है इंडिया को तिब्बत से। एंड अगर हम बात करें बोमदिला पास की, तो बोमदिला पास ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और ये कनेक्ट करता है तिब्बत को विद द ईस्टर्न हिमालयाज। तो अब हम डिस्कस करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स को। अभी तक हमने हिमालयाज डिस्कस किया, हिमालयाज का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, लैटिट्यूडनल डिवीजन। नाउ वी विल डिस्कस द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो बेल्ट which is of 8 to 16 kilometers of pebbles where the rivers disappear after descending from the mountains. The correct answer for this question will be option number ए, यानी कि भाबर। तो भाबर इज़ द रीज़न जहाँ पे बेसिकली जो रिवर्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं आफ्टर कमिंग और डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। सो और इसका जो लेंथ होता है वो होता है 8 to 16 किलोमीटर्स। भाबर इज़ अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड along the foothills of Himalayas composed of coarse pebbles and boulders, यानी कि यहाँ पे पत्थर, छोटे pebbles and boulders present रहते हैं। rivers descending from the mountains sink into the porous Bhabar belt causing surface to disappear। इसकी लोकेशन बेसिकली शिवालिक और नॉर्दर्न तराई रीजन के बीच में होती है। इसे मैप के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे हो गए हमारे हिमालय सबसे नीचे वाले शिवालिक, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। और ये हमारा तेराई रीजन है जो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है वेजिटेशन में। इन दोनों के बीच में जो ये पैबल वाला एरिया लाई करता है इसको हम भाबर कहते हैं। तो हिमालयस के बाद आता है भाबर जिसमें पैबल्स होते हैं और यहाँ पे रिवर्स डिसअपियर हो जाती हैं। जो तेराई रीजन होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेशन देखी जाती है। एंड इसके बाद हमारा आता है भांगर का रीजन, भांगर नॉट वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। एंड फिर आता है हमारा खादर रीजन जो न्यू अलुवियम सॉइल का बना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेन इज कॉल्ड एज द ग्रीनरी ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब प्लेन को ग्रैंडरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सो द पंजाब प्लेन इज known for exceptionally high production of wheat, rice, supported by fertile alluvial soils। यहाँ पे एक्सटेंसिव इरिगेशन भी होता है पंजाब के एरिया में। डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड ट्यूब वेल्स अलॉन्ग विथ assured water from the Indus River system sustains intensive farming in this region। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी पंजाब इट ग्रेटली फ्लरिश्ड। अगर हम बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो 1960s में ये हुआ था। यहाँ पे HYV सीड्स का यूज़ हुआ था, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मोरोवर यहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन भी देखी गई थी और पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया था इंडिया में इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं नॉर्मन बोरलॉग और वर्ल्ड में है नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया में है MS स्वामीनाथन, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय विच। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिवर डिपोजिशन के बने हुए हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। अलुवियल सॉइल यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है। So basically the northern plains have been formed by the deposition of alluvial brought by major river systems like Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system। ये 3 river systems ही इंडिया के northern plains को form करते हैं, thus you have to keep in mind।
So continuous river erosion, transportation and deposition over millions of years led to the development of these extensive plains जो है हमारे northern plains of India which are very fertile in nature. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू पोरस सॉइल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाबर. तो भाबर रीजन जो है हमने अभी डिस्कस किया हिमालयस और तेराई के बीच में जो रीजन होता है जिसमें पैबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, इसको हम कहते हैं भाबर. तो ये भाबर रीजन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए. भाबर रीजन कंसिस्ट ऑफ कोर्स पैबल्स एंड बोल्डर्स मेकिंग द सॉइल एक्सट्रीमली पोरस. रिवर्स डिसअपीयर अंडरग्राउंड इन दिस रीजन लीडिंग टू लैक ऑफ सरफेस वाटर फॉर इरीगेशन. इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर या खेती बिल्कुल भी नहीं होती है. इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था क्या, तेराई क्या होता है. तेराई एक ऐसा रीजन होता है, मार्शी रीजन होता है, बेल्ट जो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है ग्रीन वेजिटेशन में. और खादर क्या होता है, खादर भी हम डिस्कस किया था. न्यू अलुवियल को हम कहते हैं, न्यू अलुवियल फ्लड प्लेन्स को हम खादर कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए. और भांगर मतलब भंगार करके याद कर सकते हैं. भंगार मतलब जहाँ पे पुराना सामान होता है. तो बेसिकली ओल्ड अलुवियल फ्लड प्लेन होते हैं हमारे भांगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द तेराई रीजन इज़ फेमस फॉर. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शी वेजिटेशन के लिए फेमस है हमारा तेराई रीजन. तेराई रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ भाबर इन एंड इज अ मार्शी एंड वाटरलॉग्ड ड्यू टू री इमर्जेंस ऑफ रिवर्स. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिक फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड मार्शी वेजिटेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट. यहाँ पे देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट यहाँ पे तेराई के रीजन में पाए जाते हैं. और यहाँ पे रिवर्स भी एक तरीके से री इमर्ज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड दैट इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि खादर. तो हमने अभी भी डिस्कस किया था खादर क्या होती है, मोस्ट फर्टाइल अलुवियम सॉइल होती है. न्यू अलुवियल फ्लड प्लेन्स ये होते हैं बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे अलुवियम सॉइल पाई जाती है. ये आपको ध्यान में रखना है, अलुवियम सॉइल. न्यू अलुवियम खादर कंटेन्स ऑफ फ्रेश अलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन एनुअली बाय रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड्स. काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है. रेगुलर रिन्यूअल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेक्स खादर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स वर फॉर्म्ड इन विच जियोलॉजिकल पीरियड. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेनोजोइक पीरियड. तो बेसिकली जो सेनोजोइक पीरियड था यहाँ पे हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे इनका फॉर्मेशन हुआ था. ये आपको ध्यान में रखना है. बेसिकली हमने जो 3 पीरियड्स पढ़े थे वो थे पैलेजोइक पीरियड, मीजोजोइक पीरियड एंड सेनोजोइक पीरियड. बेसिकली जो हमारा था पैलेजोइक पीरियड ये एसोसिएटेड है विद द एंशियंट माउंटेन सिस्टम. यानी कि यहाँ पे माउंटेन्स फॉर्म हुए थे बेसिकली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, क्योंकि डिटेल में तो हम इन्हें ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं इन कंप्लीट वीडियोस. अगर मीजोजोइक पीरियड की बात करें सिंपल वर्ड्स में तो ये बेसिकली जाना जाता है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. एंड जो गोंडवाना लैंड है उसका ब्रेकिंग में पाया जाता है. इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडो-गैंगटिक प्लेन्स. जबकि जो हमारा सेनोजोइक पीरियड था, सेनोजोइक पीरियड में यहाँ पे हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स था ये फॉर्म हुआ था हमारे सेनोजोइक पीरियड में. ये आपको ध्यान में रखना है. और रिसेंट वाला जो ऑप्शन 4 है इट रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम जहाँ पे डिपोजिशन अभी भी चल रहा है. ओवरऑल यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ था नॉर्दर्न प्लेन्स का वो सेनोजोइक पीरियड में ही हुआ था. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. द नॉर्दर्न प्लेन्स वर फॉर्म ड्यूरिंग द सेनोजोइक era, particularly in the later phases. River deposition यहाँ पे बेसिकली देखा गया था vast quantities of alluvium deposited by Indus River, Ganga River and Brahmaputra River system accumulated after the uplift of the Himalayas in the Cenozoic period. Next question, the largest delta in the world is formed by. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर. सो द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑल्सो कॉल्ड एज द सुंदरबन डेल्टा इसे कहा जाता है, इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कवरिंग अबाउट 1,05,000 square kilometers. It is formed by the confluence of sediments carried by Ganga and Brahmaputra rivers as they flow into the Bay of Bengal. This you have to keep in mind.
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। माजुली द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर में ये माजुली आइलैंड सिचुएटेड है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन इनहैबिटेड आइलैंड है। माजुली इज लोकेटेड इन असम एंड इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेडिंग एंड मीandering of Brahmaputra river, making it the largest inhabited riverine island in the world. Majuli is known for its setras यानी कि वैष्णवाइट monasteries यहाँ पे पाई जाती हैं, and rich Assamese culture is seen in this Majuli island. इसके साथ हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को भी कवर कर लिया, हिमालयस हमने कवर कर चुके थे, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमने कवर कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है पेनिनसुलर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटो को फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज बाउंडेड बाय द विंध्यन रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ ईस्ट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पार्ट के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड्स बेसिकली जो हमारे हैं, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो भी फर्दर डिवाइडेड रहता है सेंट्रल हाईलैंड्स में, डेक्कन प्लेटो में। और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है हमारे डेक्कन प्लेटो का, सॉरी हमारे पेनिनसुलर प्लेटो का, इसको कार्बी एंगलोंग प्लेटो कहा जाता है। और ये असम में एक छोटा सा एक्सटेंशन है हमारे प्लेटो का, पेनिनसुलर प्लेटो का। सो बेसिकली जो प्लेटोज सिस्टम है इंडिया में, उसका एक फर्दर एक्सटेंशन हम इसे कह सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सो द सेंट्रल हाईलैंड्स लाई बिटवीन द विंध्यन रेंज इन द साउथ एंड द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। इसका जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, इट फॉर्म्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो एंड एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द डेक्कन प्लेटो। के बीच में एक ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया की, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ये है कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का मोस्ट ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटोज। हमारा पेनिनसुलर प्लेटो हमारा ओल्डेस्ट पार्ट है हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली गोंडवाना लैंडमार्क का पार्ट था हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। सो विच प्लेटो इज़ नोन एज द स्टोर हाउस मिनरल्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटो को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है। So basically, the Chota Nagpur Plateau in Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha is called as the storehouse of minerals because it is rich in coal, iron, ore, mica, bauxite and other minerals. इसका इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। द प्लेटो सपोर्ट्स मेजर माइनिंग एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यू टू इट्स अबंडेंट मिनरल डिपॉजिट्स विद इन द कंट्री। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पेनिनसुलर प्लेटो की, तो इसकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स काफ़ी बार पूछी जाती हैं। सो आई गेस मैंने यहाँ पे इनको नहीं इंक्लूड किया है। सो अगर आपसे पूछा जाए हमारे पेनिनसुलर प्लेटो की ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, GK² आप इसे याद कर सकते हैं, GK², गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अगर हम बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ आर पेनिनसुलर प्लेटो, सो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एंड तापी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड से ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है, और डेक्कन प्लेटो जो हमारा है साउथ ऑफ नर्मदा रिवर पे ये सिचुएटेड है। आई गेस यहाँ पे भी ये दिया है। बेसिकली अगर हम बात करें, ये नर्मदा रिवर है यहाँ पे, इसके जो नॉर्थ पे है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, और इसके जो साउथ पे है ये हमारा डेक्कन प्लेटो, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्कन ट्रैप इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज एसोसिएटेड विद द डेक्कन ट्रैप। यानी डेक्कन ट्रैप में ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल एंड लावा सॉइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। द डेक्कन ट्रैप आर basaltic lava flows in central and western India. When these igneous rocks weather, they form black clay soil. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि they are good for growing cotton. इसको they are also called as reger soil. It is fertile, moisture retentive and suitable for cotton cultivation. This you have to keep in mind.
हमारा जो प्लेटो है ये रिच है फॉर द मिनरल्स लाइक कोल, आयरन और मैंगनीज एंड बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। द नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू द नर्मदा रिफ्ट वैली, अ लीनियर वैली फॉर्म ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स बिटवीन द सतपुरा एंड द विंध्यास। के बीच में हमारी ये वैली बनी है, रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास। द वैली इज स्ट्रेट एंड नैरो with the river flowing westward into the Arabian Sea. Unlike most peninsular rivers, they flow east। जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है ये वेस्ट को फ्लो करती हैं। इसके साथ हमने अपना डेक्कन प्लेटो का पार्ट भी कवर कर लिया। हमने नॉर्दर्न प्लेन्स कवर किए, हिमालयाज कवर किए, अब डेक्कन ट्रैप भी प्लेटो भी कवर कर लिया इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट। नाउ लेट्स कवर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न घाट्स ये हैं और वेस्टर्न घाट्स ये हैं। इसके यहाँ पे ही एक पतली सी और नैरो यहाँ पे एरिया कह सकते हैं, वो लाई करता है, जो लाई करता है हमारा ओशनिक बॉडी और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में, जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इस टॉपिक। तो इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनाईमुदी। अनाईमुदी इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो अनाईमुदी इट इज़ लोकेटेड इन केरला एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स विथ एन एलिवेशन ऑफ 2695 मीटर्स इसकी टोटल हाइट है। वेस्टर्न घाट का ये हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी। इसकी लोकेशन की बात करें तो इट लाइज इन द एराविकुलम नेशनल पार्क इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी सब रेंज का ये एक पार्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आपसे कंपैरिजन के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की तो कंपैरेटिवली हायर होते हैं, ईस्टर्न घाट्स से कंटिन्यूस होते हैं और अनब्रोकन माउंटेन चेन है हमारे वेस्टर्न घाट्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है ये कंपैरेटिवली कम है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी प्लांटेशंस इन इंडिया आर मोस्टली फाउंड ऑन विच पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईस्टर्न स्लोप में बेसिकली टी कल्टीवेशन देखा जाता है ऑन द वेस्टर्न घाट्स। टी रिक्वायर्स हाई रेनफॉल, वेल ड्रेन्ड सॉइल एंड मॉडरेट टेम्परेचर्स विच आर बेस्ट फाउंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ही जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न स्लोप्स है वेस्टर्न घाट के, यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है टी कल्टीवेशन। टी ग्रोइंग एरियाज यहाँ पे इंक्लूडेड हैं लाइक नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, कुछ पार्ट्स मन्नार केरला में एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ऑल ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अगर हम बात करें वेस्टर्न स्लोप्स की, तो वेस्टर्न स्लोप्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, जो वाटर जिसके वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, जबकि जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहता है ईस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप्स में, जिसके वजह से ये टी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज, अनलाइक द वेस्टर्न घाट्स द ईस्टर्न घाट्स आर। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिसकंटिन्यूस एंड लोअर। तो बेसिकली अगर हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस और हाइट में छोटे हैं, जबकि हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस है। लाइक अगर बात करें डिसकंटिन्यूस इन द सेंस, यहाँ पे वाटर रिवर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डाइसेक्ट कर देती है हमारे ईस्टर्न घाट्स को। अनलाइक द कंटिन्यूस वेस्टर्न घाट्स द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू हिल्स एंड रेंजेस इंटरप्टेड बाय रिवर्स एंड वैलीज। लोअर एलिवेशन है इनका, ईस्टर्न घाट्स आर लोअर इन हाइट, अराउंड 600 से लेकर 1200 मीटर्स तक की इनकी एवरेज हाइट है, कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स जिनकी एवरेज हाइट 1200 से लेकर 2695 मीटर्स तक है, विद अनाईमुदी द हाईएस्ट। अगर बात करें ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो ईस्टर्न घाट का जो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बुक्स में जो लिखा गया है दैट इज़ महेंद्रगिरी, लेकिन रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग अब ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है
वो चेंज हो चुका है, यानी कि ये पहले डिस्कवर्ड नहीं था लेकिन अब ये डिस्कवर हो चुका है। जिंदागढ़ा इसका आंसर है, जिंदागढ़ा। एंड जिंदागढ़ा को और अरमाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, अरमाकोंडा। और इसकी हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी है, 1690 मीटर्स इसकी हाइट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक ब्रीफ सा वो देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो ऑफ कोर्स ये वेस्टर्न कोस्ट में लाई करते हैं वेस्टर्न घाट्स, एंड ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अलोंग लाई करते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कंटिन्यूस है एंड अनब्रोकन माउंटेन चेन है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डिसकंटिन्यूस और ब्रोकन है बिकॉज ऑफ रिवर्स। ये हायर हैं, ये लोअर हैं। इसमें हाईएस्ट पीक अनाईमुदी है, और ईस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक हमने अभी भी डिस्कस की थी, अरमाकोंडा या फिर जिंदागढ़ा है। और जो स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट्स के काफ़ी ज़्यादा स्टीप हैं, जबकि जो ईस्टर्न घाट्स के स्लोप्स हैं काफ़ी ज़्यादा जेंटल हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर रिवर्स की बात करें, तो वेस्टर्न घाट्स सोर्स हैं ऑफ मैनी पेनिनसुलर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जबकि जो ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा जैसे रिवर्स यहाँ पे इनको कट करती हैं। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मानसून को ब्लॉक कर पाते हैं, ईस्टर्न घाट्स मानसून को ब्लॉक नहीं कर पाते हैं। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, जबकि ईस्टर्न घाट्स के केस में ऐसा नहीं है। तो बेसिक सा कंपैरिजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिनेंट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महेंद्रगिरी एक प्रोमिनेंट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। सो महेंद्रगिरी इज वेल नोन prominent peak of eastern ghats which is located in Odisha state of the कंट्री। तो ओडिशा में स्टेट सिचुएटेड है हमारा ये महेंद्रगिरी, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट पीक है ये हमारे ईस्टर्न घाट्स का, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो इसके अलावा ऑप्शंस देखें तो अनाईमुदी हाईएस्ट पीक है हमारे वेस्टर्न घाट्स का। डोडा बेटा की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, जो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पीक कह सकते हैं हम, नीलगिरीज हिल्स में सिचुएटेड है। कंचनजंगा ये हिमालयन पीक है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यू टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक फ्लोरा एंड फौना। सो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था वेस्टर्न घाट्स को। वेस्टर्न घाट्स आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद अ वेरी हाई रेनफॉल, विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज की वेराइटीज़ पाई जाती हैं। देयरफॉर यूनेस्को ने इसे 2012 में डिक्लेयर किया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर देयर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके साथ हमारा जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉर्नी बुशेस। तो बेसिकली थॉर्नी बुशेस पाई जाती हैं डेजर्ट एरियाज़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बेसिकली जो सॉइल होती है वो एरिड और सैंडी होती है नेचर में, एरिड एंड सैंडी सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, और थॉर्नी बुशेस की वेजिटेशन यहाँ पे देखी जाती है। और जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनको लेस वाटर रिक्वायर्ड होता है, इनको हम ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं। ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन भी यहाँ की वेजिटेशन को कहा जाता है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन जिसको थॉर्नी वेजिटेशन कहा जाता है। सो एरिड क्लाइमेट यहाँ पे देखा जाता है। द इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, हैज़ वेरी लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर्स फेवरिंग ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। vegetation type, they are dominated by thorny bushes, shrubs and grasses such as cactus, acacia, adapted to conserve water. Next question, the average annual rainfall in the Indian desert is generally.
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बिलो 150 mm. सो द इंडियन डेजर्ट विच इज थार डेजर्ट एक्सपीरियंस इज वेरी लो एंड erratic rainfall, generally less than 150 mm annually. The region lies in the rain shadow of the Aravalli range, so the southwest monsoon brings the little rain. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ की जो हमारा डेजर्ट एरिया है इसकी वेजिटेशन जो है कम इसलिए है बिकॉज ऑफ द अरावलीज रेंज. अरावली रेंज यहाँ पे जो रेन ब्रिंगिंग क्लाउड्स होते हैं, रेन ब्रिंगिंग विंड्स होती है, इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाता है. ये आपको ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ द डेजर्ट कंडीशंस इन वेस्टर्न राजस्थान इज. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ अरावली रेंज. सो ओरिएंटेशन ऑफ अरावलीज, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. द अरावली रेंज रन्स पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, सो इट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्ट और फोर्स देम टू राइज, रिजल्टिंग इन अ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द वेस्टर्न राजस्थान. Rain shadow effect due to its alignment, the region remains in the rain shadow zone, leading to the arid and desertic conditions of राजस्थान. तो राजस्थान या इंडियन डेजर्ट में जो डेजर्टिक कंडीशन है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरावली रेंज, क्योंकि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है इनको ब्लॉक कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेन नहीं हो पाती है. स्टिल यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट एरिया में मेन क्रॉप जो ग्रो की जाती है वो कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए बाजरा. बाजरा को पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, पर्ल मिलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द लूनी रिवर इन द थार डेजर्ट डज नॉट रीच द सी बिकॉज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट ड्रेन्स इनटू अ सॉल्ट लेक इनलैंड. The Luni River is an example of an inland drainage river in the Thar Desert and therefore does not flow into the sea. It ultimately drains into the runoff. कच्छ में ड्रेन हो जाती है, where its water spreads out, evaporates and leaves behind salt deposits. बेसिकली अगर हम बात करें लूनी रिवर की, तो लूनी रिवर ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है राजस्थान की. राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी पाई जाती है, देयरफॉर यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल का कंस्ट्रक्शन भी हुआ था. इंदिरा गांधी कैनाल, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड राजस्थान में जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं इनको बारचन्स के नाम से जाना जाता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये बारचन्स. आई गेस मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, तो आप इसे याद कर लीजिए कि शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इन राजस्थान आर नोन एज बारचन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विद दिस हमारा इंडियन डेजर्ट भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है. यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट रिवर है लूनी रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है. इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और अरावली रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे डेजर्टिक एरिया, इसके वजह से ही है, ये आपको ध्यान में रखना है. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग देखी जाती है राजस्थान में, एंड कैमल को कहा जाता है एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. चलिए कोस्टल प्लेन्स डिस्कस कर लेते हैं. सो द कोरोमंडल कोस्ट लाइज अलोंग. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट लाई करता है. द कोरोमंडल कोस्ट लाइज इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मेनली स्ट्रेचिंग अलोंग तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश बॉर्डरिंग द बे ऑफ बंगाल. तो हमने यहाँ पे एक मैप भी इंक्लूड किया है. तो हमारा जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड उत्कल कोस्ट. जबकि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन विच लाइज फ्रॉम मुंबई टू गोवा इज कॉल्ड द. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोंकण कोस्ट. सो द कोंकण कोस्ट फॉर्म्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा. इसकी फिजियोग्राफी ये है कि एक नैरो रॉकी कोस्टल प्लेन है बैकेड बाय द वेस्टर्न घाट्स. ये आपको ध्यान में रखना है. सो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो मुंबई से लेकर गोवा तक आता है इसको हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. मालाबार कोस्ट की बात करें तो मालाबार कोस्ट जो हमारा है ये बेसिकली सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट या फिर केरला वाले रीजन पे हम कह सकते हैं. कोरोमंडल कोस्ट तो ईस्टर्न पार्ट पे आता है, और नॉर्दर्न सरकार ये पार्ट है हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. चिल्का लेक, इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, लाइज टू द साउथ ऑफ विच रिवर डेल्टा.
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी। तो महानदी रिवर के साउथ में ये लाई करता है हमारा चिल्का लेक। चिल्का लेक ये इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा में ये सिचुएटेड है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ये सिचुएटेड है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द महानदी रिवर डेल्टा, सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय अ नैरो सैंड बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरोमंडल कोस्ट लाइज बिटवीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोदावरी रिवर एंड कावेरी रिवर। तो गोदावरी और कावेरी के बीच में कोरोमंडल कोस्ट लाई करता है। द कोरोमंडल कोस्ट फॉर्म्स द southern part of the eastern coastal plain, generally described by stretching from the Godavari Delta in the north to the Kaveri Delta in the south. बेसिकली इसका स्टेट कवरेज है, इट कवर्स द तमिलनाडु कोस्ट एंड पार्ट्स ऑफ द सदर्न आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। कोरोमंडल कोस्ट यहाँ पे लाई करता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गोदावरी और कावेरी के बीच में कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोंकण कोस्ट। तो हमने देखा था कि गोवा, गुजरात, मुंबई से गोवा वाला जो कोस्ट था इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। हमने देखा था नॉर्दर्न सरकार, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अदर देन दैट कोरोमंडल कोस्ट भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट है, और उत्कल कोस्ट भी मैंने आपको मैप में दिखाया था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही पार्ट है। सो बेसिकली जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवीजन है ये कंटेन करता है कोंकण कोस्ट को नॉर्थ पे, कन्नड़ कोस्ट को बीच में, एंड मलाबार कोस्ट को साउथ में। कोंकण कोस्ट लाइज बिटवीन मुंबई एंड गोवा अलोंग द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर बिकॉज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन नंबर बी। जो वेस्टर्न घाट्स है इनका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से जो हमारा कोस्टल रीजन है वो काफ़ी कम बचता है। सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द माउंटेन्स, प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस ऑफ द माउंटेन्स। द वेस्टर्न घाट्स रन वेरी क्लोज एंड ऑलमोस्ट parallel to the western coast, leaving little space for the development of wide coastal plains. Steep gradient due to the steep western slopes of the Western Ghats river are short and fast flowing, limiting extensive deposition. Next question, which coastal plain is famous for lagoons and backwaters? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट कोस्टल प्लेन जो है ये बेसिकली फेमस है लगून्स के लिए और बैक वाटर्स के लिए। लगून्स और बैक वाटर क्या होता है, बेसिकली बैक वाटर एक ऐसा रीजन होता है या सेक्शन ऑफ रिवर होता है जहाँ पे जो वाटर फ्लो होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो या फिर स्टेगनेंट होता है। द मालाबार कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज renowned for its extensive lagoons, backwaters and canals, especially in Kerala. Like अगर हम बात करें वेम्बनाड की, वेम्बनाड लेक की एंड अष्टामुदी लेक की, तो ये बेसिकली कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है अलोंग मालाबार कोस्ट। तो कोस्टल प्रोसेसेस, हैवी रेनफॉल, जेंटल स्लोप एंड लॉन्गशोर करंट्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर्स, बार्स एंड बैकवाटर्स। सो इसके साथ हमने प्लेन्स भी कवर कर दिया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नाउ वी विल डिस्कस द इंडियन आइलैंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन आइलैंड्स को। सो बेसिकली अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में बैरन आइलैंड सिचुएटेड है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर्किपेलागो विच लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। सो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड में सिचुएटेड है, मेकिंग इट जियोग्राफिकली एंड साइंटिफिकली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। अदर देन दैट अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो अरेबियन सी ये लाई करता है वेस्ट ऑफ इंडिया में। बैरन आइलैंड यहाँ पे नहीं है, बैरन आइलैंड सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट में, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप आइलैंड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में इन टोटल 36 आइलैंड्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑफ डैश ओरिजिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, कोरल ओरिजिन। सो
The Lakshadweep Islands are formed from coral deposits, mainly atolls built on submerged volcanic ridges. Location है they lie in the Arabian Sea of the Kerala coast in warm, shallow waters ideal for the coral growth. तो कोरल के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है शैलो वाटर, ये वार्म होना चाहिए, और बेसिकली ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास ये फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट है। देयरफॉर जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये कोरल्स का बना हुआ है, जो आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये सिचुएटेड है हमारा इंदिरा पॉइंट, जैसे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। Indira Point is located on Great Nicobar Island, part of Andaman and Nicobar Islands. It is the southernmost point on the Indian territory, situated close to the equator. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। एंड अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, जबकि जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल ये सेपरेट करता है बेसिकली लक्षद्वीप को फ्रॉम द मिनिकॉय आइलैंड्स, जो लक्षद्वीप का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम बात यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हुई है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का लार्जेस्ट आइलैंड है, ग्रेट अंडमान में सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स व्हाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंडमान इन द नॉर्थ इट सेपरेट्स अंडमान इन द नॉर्थ फ्रॉम निकोबार इन द साउथ। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे अदर ऑप्शंस की, लाइक लक्षद्वीप एंड मालदीव्स की, तो इसको कौन सा चैनल सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम म्यांमार, इसको कोको स्ट्रेट या कोको चैनल इसको सेपरेट करता है। निकोबार फ्रॉम सुमात्रा, तो 6 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर वर द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीव आइलैंड्स रिनेम्ड एज लक्षद्वीप आइलैंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 1973। तो 1973 में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसको लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदीव के नाम से जाना जाता था, इसको ऑफिशियली लक्षद्वीप का नाम दे दिया गया, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स इन संस्कृत। द रिमेनिंग प्रोवाइडेड अ सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल आइडेंटिटी एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। 1973 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई गेस हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हमने नॉर्दर्न प्लेन्स डिस्कस करे, हिमालयाज डिस्कस करे, इंडियन डेजर्ट डिस्कस किया, डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और इंडियन आइलैंड्स को हमने डिस्कस किया डिटेल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।